बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी के मुतल्लिक हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइज़ैक न्यूटन एक साइंटिस्ट है जो कि 1665 को जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके मुतल्लिक पढ़ रहा था। सोलर सिस्टम हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसने ये जानने की कोशिश की कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, सूरज किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व क्यों नहीं करता। तो ये काम ये सोच रहा था 1665 की एक रात का वक्त था, और ये सेब के दरख्त के नीचे बैठकर इस कंसेप्ट को सोच रहा था कि अचानक एक सेब जो है वो दरख्त से टूटा और नीचे गिर गया। अब इसने उस सेब को खाने की बजाय उस सेब पर मैकेनिकियाँ करनी शुरू कर दी कि ये सेब जब वहाँ से उसके दरख्त से गिरा है तो ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा है, वहीं हवा पर क्यों नहीं ठहरा। तो यहीं से इसने सोचा कि कोई फ़ोर्स मौजूद है ज़मीन के ऊपर, कोई फ़ोर्स मौजूद है जिसने मजबूर किया उस सेब को कि वो वही हवा में ना ठहरे बल्कि ज़मीन पर आ जाए। तो यहीं से इसने जो आइडिया दिया किसका जी, ग्रेविटी का, जो बाद में उसने एक लॉ की सूरत में एक लॉ पेश किया, उस सूरत में उसने इसको डिटेल में बताया। उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने बोला इस यूनिवर्स में एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है जो हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। मसलन मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, यानी इसने वन साइडेड फ़ोर्स का जिक्र किया, सिर्फ अट्रैक्शन की, रिपल्शन की फोर्सेस का जिक्र नहीं किया। तो इसने बोला कि कायनात में, इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रही है तो हमें अट्रैक्शन की फ़ोर्स जो है वो फील होनी चाहिए। जिस तरह हम दो मैग्नेट को लें तो जब वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो जैसे हम करीब लेकर आते हैं तो हमें फ़ोर्स महसूस हो रही होती है कि ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं, एक अट्रैक्शन की फ़ोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इस सूरत में ऐसा कोई सीन नहीं है। उसकी वजह क्या है वो भी उसने आगे बताई। तो उसने उस फोर्स को जो हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। इसके लिए इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने दो जो है वो मैसेज लिए। एक को कह दिया जी इसका जो मैस है वो क्या है, m1। इसका जो भी मैस है उसको उसने क्या कह दिया, m2। अब इसके कंसेप्ट के मुताबिक ये जो बॉडी है वो इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और ये जो बॉडी है वो इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, वो हमारे पास इस सूरत में क्या आ रहा है जी, dr है। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो डिपेंड करेगी इन दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के। अगर इन दोनों का मैस ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो जवाब ही क्या आएगा, ज़्यादा। इसका मतलब है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब सांस अल्फाज में कह लें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस है जी 5 और दूसरे और कोई दो बॉडीज़ है उनका मैस क्या है 10 तो 5 यानी इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 25, 10 इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 100। तो इस सूरत में प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है इस सूरत में फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। इस सूरत में इनका प्रोडक्ट कम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो जिन दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, फोर्स लग रही है, उनके प्रोडक्ट का, उनके मैसेज का प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। अब ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली को, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो, यानी जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। तो इसके इंक्रीज़ होने से फोर्स भी इंक्रीज़ हो रही है, जितना प्रोडक्ट कम होगा फोर्स भी क्या होगी, कम। तो इसके कम होने से फोर्स भी क्या हो रही है, कम। इनवर्स कहते हैं एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम होना, यानी उल्ट काम होता है इनवर्स में। जिस तरह अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। आप आसान से लफ्ज़ों में कह लें कि अगर आप दो स्प्रिंग को उसको इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट को, तो अगर उस मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इनके मैग्नेट के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स जो है वो आपको फील नहीं होगी। लेकिन अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा एक वक्त आएगा कि जब हम उसके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स जो है वो हमें फ़ील होगी। तो इसी सूरत में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो फोर्स क्या है, कम, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या है, ज़्यादा। जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा F डायरेक्टली m1 m2 एंड इनवर्सली d स्क्वायर। F जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो एक इक्वल आता है और एक क्या आता है, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, जिस साइंटिस्ट ने उस लॉ को ईजाद किया होता है वो उस कांस्टेंट की वैल्यू, सिंबल, सब कुछ क्या करता है, हमें बताता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने हमारे पास जो कांस्टेंट था उसको किससे डिनोट किया जी, कैपिटल G से, और m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये जो G है इसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट की करके उसने इसकी वैल्यू हमें दी, वो आई 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट कैसे आया ये मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। अब -11 का मतलब है कि 10 जो है वो 11 टाइम्स है, और उसको 6.63 से जब हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास एक वैल्यू आती है इंतहाई कम। यानी यहाँ पर देख लें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास आएगा 6.673 10 की पावर -11, नीचे आकर क्या हो जाएगी, +11। 6.673 अब पावर 11 का मतलब है कि 10 को 11 टाइम्स लिखें, यानी 11 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक ऑर्डिनरी नोटेशन, अगर वो 10 की पावर -11 में जवाब आएगा वो तो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। अगर आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये जवाब हमारे पास आएगा 6673। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी ज़ीरो का भी कितने हिस्से, 11 हिस्से हम करें तो वो जो एक हिस्सा होगा वो जिसका आंसर आएगा। तो यानी ज़ीरो का भी ये 11वां हिस्सा है। इसीलिए दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अभी ये जो फोर्स मौजूद है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही। इसके अलावा ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, बहुत छोटे हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो ज़मीन है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा होगा
उतनी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो यहीं से उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी उसने सोलर सिस्टम का जो आइडिया है वो भी यहाँ से उसने अख़ज़ किया कि चूँकि सूरज बहुत बड़ा है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है, और जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, एक बहुत बड़े मैस का सूरज का छोटे छोटे हिस्से, इसीलिए सूरज का मैस ज़्यादा होने की वजह से वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लैनेट्स का मैस छोटा है इसलिए वो सूरज को अट्रैक्ट नहीं करते। इसी तरीके से ज़मीन, उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो वो ज़मीन में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अट्रैक्ट करती है, लेकिन चूँकि ज़मीन में जो ऑब्जेक्ट है उनका मैस क्या है, ज़्यादा, इसलिए वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो नहीं कर पाते। इसीलिए जो सेब था वो ज़मीन पर गिरा, ना कि सेब हवा में रहा और ज़मीन ऊपर आई। चूँकि ज़मीन का मैस ज़्यादा है इसलिए उसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, इसीलिए सेब किसकी तरफ चला गया, ज़मीन की तरफ। अब ये जी की वैल्यू कैसे आई, आप इसी फार्मूले को यूज़ करें। यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू फाइंड करें तो हम देखते हैं डी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ डी स्क्वायर m1 m2 ये यहाँ पर जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। फोर्स उसका हमने एसआई यूनिट पढ़ा था न्यूटन, डी डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था उसका एसआई यूनिट मीटर, डी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर। इस मैस का भी एसआई यूनिट किलोग्राम है, दूसरे मैस का भी एसआई यूनिट क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, यानी जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इस किलोग्राम को जब ऊपर लेकर आएंगे तो अभी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो किसका जी प्लस का, ऊपर आकर ये बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। उसके बाद है क्या जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन और रिएक्शन है उसको फॉलो करता है। तो अगर हम देखें दोबारा से ये डायग्राम देख लें, कि फ़र्ज़ किया ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको हमने m1 का नाम दिया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हमने m2 का नाम दिया है। तो ये इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, m1 अट्रैक्ट कर रहा है किसको m2 को, इसी तरीके से m2 भी अट्रैक्ट कर रहा है किसको m1 को। तो यहाँ पर देखें ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन भी क्या है अपोजिट। तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास प्लस का है तो दूसरा हमारे पास किसका आ जाएगा माइनस का। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मुसावी होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है उस रिएक्शन के ऑपोजिट। तो यहाँ पर देखें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी ऑपोजिट, और ये दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब इक्वली फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस हमने फिक्स कर ली हैं। तो जो प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों का वो हर सूरत में क्या होगा सेम होगा। मसला अगर मैं कहता हूँ ये है 10, ये भी क्या है 10, तो 10 10s are 100, ये जो बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी वो क्या होगी 100 न्यूटन। इसी तरीके से इस सूरत में भी प्रोडक्ट ही आता है, तो 10 10s are 100, ये जो बॉडी है इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी वो भी क्या होगी 100। तो ये दोनों फोर्सेस
जो है वो मैग्नीट्यूड में, मिकदार में क्या है, इक्वल, और डायरेक्शन भी क्या है इन दोनों की, ऑपोजिट। तो इसका मतलब है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुतालिक पूछे तो आपने तब लिखना है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो शुरू से लेकर एंड तक सारा लिखना है। बाकी इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।